हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य काल संबंधित महत्वपूर्ण सवाल, जिसका भाग 1 हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज भाग 2 आपके सामने है, जहां पे हम बात करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। आइए शुरुआत किया जाए, आगाज किया जाए सवाल नंबर 1 से। बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला सवाल है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का जो कारनामा है, कई बार आपसे पूछा गया है। ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा। एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन्होंने ये शिलालेख कब पढ़े थे। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। चलिए, अगला सवाल रहेगा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका उत्तर एक शब्द में तक्षशिला देते हैं। क्या देते हैं? तक्षशिला देते हैं। तक्षशिला के बारे में हम आपको बता दें, यह मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध हुआ करता था। यहाँ का प्राचार्य शीलभद्र हुआ करता था। यह बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है और आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। चलिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश करी थी? किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया? तो उसका नाम था तिस्य। क्या नाम था भाई? तिस्य। एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि श्रीलंका की राजधानी क्या है। ये आप सभी को नीचे बताने का प्रयास करना है। ठीक है भाई, आपको हम बता दें, ये तिस्त जो है वो तकरीबन 250 से 211 ईस्वी के आसपास सिंघल द्वीप का राजा था। सिंघल द्वीप, जिसे वर्तमान में आप श्रीलंका कहते हैं। ठीक है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको हम बता दें, सम्राट अशोक के पुत्र राजकुमार महेंद्र और राजकुमारी संघमित्रा तिस्त के आमंत्रण पर ही श्रीलंका गए थे। ये आपको नहीं मालूम होगा। चलिए, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहते थे आप? गूढ़ पुरुष कहते थे। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। आपको हम बता दें कि गूढ़ पुरुष जो है वो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में जो उनके गुप्तचर होते हैं उन्हें कहा जाता था। मौर्य शासन प्रबंध की अगर हम बात करें तो उनमें इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट, मौर्य काल में ये एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो याद रखिएगा, ये मौर्य काल में एग्रोनोमाई जो है वो सड़क निर्माण अधिकारी होता था। क्या? सड़क का निर्माण करने वाला अधिकारी। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज आपको हम बता दें, मौर्य काल में दो चीजें बड़ी फेमस थी। पहला एग्रोनोमाई और दूसरा एरिस्टोनोमाई। जो आपका एग्रोनोमाई होता है, इसमें कृषि सिंचाई से संबंधित और सड़क निर्माण से जुड़े कार्य होते थे। जबकि जो एरिस्टोनोमाई था उसमें उद्योग, व्यापार, नियंत्रण, वसूली, इन सारी चीजों से संबंधित चीजें होती थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई। किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा? किसके द्वारा पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा गया? तो मेगास्थनीज के द्वारा पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा गया। मेगास्थनीज का नाम आपके दिमाग में अच्छे से सेट होना चाहिए, बिल्कुल भूलेंगे नहीं आप। ठीक है भाई। बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र माना जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, आइए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? उपगुप्त से ली थी। किससे? उपगुप्त से। एक सवाल आपको बताना है, ये मेगास्थनीज की एक किताब बड़ी फेमस है, ये बताइए। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, ये बताइए। तो ये दोनों ही सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। अगला सवाल रहेगा, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल का सब प्रयोग किया गया है? यह आपको बताने का प्रयास करना है। चलिए, उत्तर की बात करेंगे, जवाब होगा मुद्रा राक्षस। इसके विषय में आपको हम बता चुके हैं। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त के द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल की संज्ञा दी गई है। इस ग्रंथ से नंद वंश के पतन और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जानकारी मिलती है। इनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो निम्न कुल का था।
ये इससे जानकारी मिलती है। ये आपको कई बार पूछा भी गया है, आप इसे याद रखिए। अगला सवाल है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ है? बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। कलिंग युद्ध की विजय के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये शिलालेख नंबर 13 आपको याद रखना है। शिलालेख नंबर 13 ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अगला सवाल है, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख है जो कहां पर स्थित है? एक सवाल आपने बताना है, ये उत्तरांचल या उत्तराखंड किससे अलग होकर बना? फिलहाल इसका जवाब होगा कालसी, और आपको जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, सभी को प्रयास करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो आप इसे बढ़िया से याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। किसका? ब्राह्मी लिपि का। बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे पूछा गया है। आइए अगला सवाल है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? कलिंग का जो युद्ध है वह किस वर्ष में लड़ा गया था? और बहुत ज्यादा जरूरी भी है, तो ये आपका 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। एक सवाल आपने बताना है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक कौन सा धर्म ग्रहण कर लेते हैं? और एक सवाल आपको और बताना है, कलिंग वर्तमान में कहां पे है? ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास सभी को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? तो ये आपको याद होना चाहिए, शुंग वंश ने। किसने? शुंग वंश के द्वारा मौर्य वंश की जगह ली गई। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आप इसे याद रखेंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। आगे बढ़िए। अगला सवाल आपको बताना है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन माना जाता है? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये आपको याद होना चाहिए, बृहद्रथ को कहा जाता है। किसे? बृहद्रथ को कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा आपके लिए। अगला सवाल है, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? या किसके टाइम पीरियड में डाइमेकस भारत आया था? तो याद रखिएगा, बिंदुसार के टाइम पीरियड में डाइमेकस भारत आया था। किसके टाइम में? बिंदुसार के टाइम पीरियड में। अच्छा, एक सवाल आपने बताना ये है, मौर्य वंश का पहला राजा किसे कहा जाता है? मौर्य वंश का पहला राजा किसे कहा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फिलहाल हम बात कर रहे थे डाइमेकस के बारे में, तो डाइमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। समझ गए? तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहां थी? बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति तक्षशिला में थी। कहां पे? तक्षशिला में। एक जवाब आप सभी को और देना है मुझे कि ये आपका तक्षशिला के विद्रोह को शांत करने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था? जो तक्षशिला में विद्रोह चल रहा था उसे शांत करने के लिए इन्होंने किसे भेजा था? चलिए, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था या स्थानिक क्या था? तो ये आपको याद रखना है, मौर्य वंश के शासन के दौरान अगर स्थानिक पूछेगा तो ये आपका जिला प्रशासन था। क्या होगा? जिला प्रशासन। आप इसे बहुत अच्छे से याद भी रखिए, बिल्कुल भूलिए नहीं। मैंने एक सवाल आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था, वही यहां पर आ गया है। अशोक के शिलालेखों को जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में पढ़ा गया था। 1837 में इसे पढ़ा गया था। तो ये आप बिल्कुल मत भूलें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। रूप दर्शक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? रूप दर्शक शब्द जो है वह सिक्कों की गुणवत्ता के निरीक्षक के लिए। समझ गए? सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षक। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसको आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं और याद भी रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता दें कि मौर्य काल में मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था। यह सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षण करता था और सारी जानकारी प्रोवाइड करता था। समझ गए? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो याद रखेंगे, अर्धमागधी। क्या जवाब होगा आपका? अर्धमागधी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, आप इसे बिल्कुल भूलेंगे नहीं और याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। चीजों को ध्यान रखोगे तभी आपका फायदा है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना करी?
तो यहां पर आपको अच्छे से दिमाग में रखना है कि अशोक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा किया गया। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो यहां पर जो नाम निकल के आएगा वो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम निकल के आएगा। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु है वह कौन था, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए एक सवाल आपने और बताना है, बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो इसका उपयोग आजीविकों ने किया। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है, इसका उपयोग किसने किया? आजीविकों ने किया। ये आपका जहानाबाद जिले में स्थित है। ये चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं। ठीक है, ये आपका आजीवक संप्रदाय होता है, इसे आप अच्छे से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट आइए, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो याद रखिएगा भाब्रू स्तंभ होगा यहाँ पे, है ना भाई, भाब्रू स्तंभ आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें क्या हुआ है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। श्रीलंका की स्थापना किस मौर्य शासक के द्वारा की गई थी? श्रीलंका की स्थापना किस मौर्य शासक के द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एक सवाल आपने बताना है कि श्रीनगर, सॉरी यहाँ पे श्रीनगर होगा, ये श्रीनगर किस नदी के किनारे है? ठीक है, मैंने श्रीनगर अगर बोला है तो ठीक है, अगर कुछ और बोला है तो आप इसको सही कर लें। श्रीनगर जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और फिलहाल इस तरीके से हमारे दोनों भाग कंप्लीट होते हैं। 25 सवाल हमने पहले भाग में किए थे और 25 सवाल हमने इस भाग में किए हैं, और ये 50 सवाल आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? और ये आपके परीक्षा में आने के सबसे अधिक दावेदार हैं। ठीक है भाई, तो ये सब आपके एग्जाम में आएगा, आप इसे ध्यान जरूर रखें। आइए कुछ और बातें कर ली जाएं। अगर आप ये सारे टॉपिक डिटेल में करना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। वहां पर अगर आपको मेरी पेड क्लास ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आपको मेरा कोड अप्लाई करना पड़ेगा, दीपक सिंह YT10, और आप मेरी सारी डिटेल वाली क्लास भी कर सकते हैं। अगर आप मेरी फ्री क्लास करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा अनलॉक कोड है दीपक सिंह YT10। यहाँ पर आप मेरी फ्री क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो बैच चल रहे हैं आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज का डाउट का एक फीचर SSC में ऐड हुआ है, जहां से आप अपने डाउट को खुद से क्लियर कर सकते हैं, तो इसका भी लाभ उठाएं। और ये आपके प्लस के चार्ज हैं जो रेलवे में है। अगर आप 24 मंथ का प्लस एक साथ में लेते हो तो आपको 150 पर मंथ के हिसाब से पे करना है। अगर आप 12 मंथ का प्लस लेते हैं तो आपको 250 पर मंथ के हिसाब से पे करना है। इस तरीके से अगर आप प्लस ज्वाइन करेंगे तो आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो जाती है और आपके सिलेक्शन की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। हम मुलाकात करेंगे कुछ नया वीडियो लेकर आपके समक्ष, कुछ नए सवालों को लेकर आपके समक्ष। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।